नमस्कार। कैसे हो सारे? आशा करता हूँ कि सारे अच्छे हैं। हमारे मित्र जितने भी अभी हमें देख रहे हैं, और क्या हाल चाल? सारे मज़े में? चलो भाई, सारे मज़े में रहो, मौज मारो, खुश रहो और कंटिन्यू अपनी स्टडी करते रहो। चलिए अब चर्चा करते हैं आगे। ट्रांसफॉर्मर की हम लोगों ने 4 क्लासें कर ली। बेसिक चीज़ें मैंने ट्रांसफॉर्मर की बता दी, ट्रांसफॉर्मर के पार्ट्स वगैरह के बारे में चर्चा कर ली, सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी। कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? कल जो चीज़ें पढ़ ली थी, जैसे ट्रांसफॉर्मर की ईएमएफ इक्वेशन पढ़ ली थी, और आज हम पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो पढ़ेंगे। इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन आता है और सीधी इसकी पूछ लेते हैं, एक इक्वेशन देते हैं कि कौन सी इनमें से सही है। 4 इक्वेशन आपको अलग अलग तरीके से बना के देंगे। जैसे 4 इक्वेशन बना के दे देंगे, ES बटे EP इक्वल टू NS बटे NP इक्वल टू IP अपॉन IS। एक ये आपको इक्वेशन बना के दे देंगे। एक इक्वेशन बना के दे देंगे EP बटे ES इक्वल टू NP बटे NS इक्वल टू IS अपॉन IP। ठीक है, इस हिसाब से दे देंगे। ए ऑप्शन में ये चीज़ डाल देंगे, बी ऑप्शन में आप लोगों को ये चीज़ डाल देंगे। तीसरी चीज़ आप लोगों को ऑप्शन में मिल जाएगी, जैसे मान लो ES बटे EP इक्वल टू NS बटे NP इक्वल टू IP अपॉन IS। ठीक है, और एक ऑप्शन आपको कुछ और डाल देंगे। उनमें से पूछ लिया जाएगा कि निम्न में से सही कौन सी है। इस हिसाब से ये चीज़ पूछ ली जाती है। तब आपको चीज़ समझ आएगी कि ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन जो है वो कितनी फ़ायदेमंद है हमारे एग्जाम में। जहां मान लो अगर 2 नंबर का या 1 नंबर का क्वेश्चन आता है तो वो इस चीज़ से निकल जाएगा बिल्कुल। ठीक है, याद रखने वाली चीज़ है और ऐसे ही बिल्कुल बनी हुई मिलेगी। जैसे राजस्थान बिजली बोर्ड का जो पेपर हुआ था 2018 के अंदर, तो उसके अंदर भी बिल्कुल ऐसा ही है। आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा। अगर आप लोग देखोगे, वो 17-18 पेपर हुए थे, अगर उनको आप लोग देखोगे तो आपको वो चीज़ मिल जाएगी कि भाई ऐसे क्वेश्चन आया है और जो मास्टर जी ने बताया बिल्कुल सही बताया। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन की अगर मैं बात करूं तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। आप लोगों को क्या ऑप्शन लगा था सही, वो भी आप लोग मुझे बता दें। ठीक है, ईएमएफ इक्वेशन क्या होती है? सेकेंडरी वाइंडिंग में, या सॉरी, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात। ये क्या होता है? सेकेंडरी वाइंडिंग की लपेट संख्या, सेकेंडरी वाइंडिंग की लपेट संख्या, लपेट संख्या और प्राइमरी वाइंडिंग की लपेट संख्या, प्राइमरी वाइंडिंग की लपेट संख्या का अनुपात क्या कहलाता है? ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कहलाता है। और उसे हम किस चीज़ से डिनोट करते हैं? K से डिनोट करते हैं। ठीक है, किसी ट्रांसफॉर्मर के लिए जो सेकेंडरी वाइंडिंग होगी उसमें लपेट संख्या होगी और उसकी जो प्राइमरी वाइंडिंग की लपेट संख्या होगी, उन दोनों का जो रेशियो होगा वो क्या कहलाएगा? ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। सीधा क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, इस पे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है और सीधा क्वेश्चन पूछा गया है। और इसको डिनोट हम लोग किस चीज़ से करते हैं? K से इसको क्या किया जाता है? डिनोट किया जाता है रेशियो को। आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ आया होगा। चलिए, पूरी की पूरी इक्वेशन सीधी पूछ लेते हैं। पूरी की पूरी इक्वेशन आएगी इस हिसाब से, ये बनी हुई चीज़ आप लोगों को मिलेगी। तो ये चीज़ आप लोग याद रखना कि ES बटे EP इक्वल टू NS बटे NP। ठीक है, आप लोगों को याद ये चीज़ कैसे रखनी है? एक चीज़ आप लोगों को याद इस हिसाब से रखनी है। हम लोगों ने क्या पढ़ा था? EB समानुपाती N। ये चीज़ पढ़ी थी हम लोगों ने, शायद आपको पता हो तो। ठीक है, पुरानी चीज़ें अगर आप लोगों को याद है तो ये चीज़ हम लोगों ने पढ़ी है। ठीक है, कि जितना बैक EMF उतना ही बनेगा, जितनी क्या होगी उसकी स्पीड होगी। ठीक है, तो इस समीकरण से आप लोग याद रख सकते हो कि जहाँ पर ES आएगा, ठीक है, जिस जगह पे क्या आएगा? ES आएगा या EP आएगा, ठीक है, वो बराबर किसके होगा? NS बटे NP के होगा। ठीक है, और हम लोगों ने पढ़ा था कि ये जो चीज़ होती है, ठीक है, EB किसके उल्टा होता है? EB प्रोपोर्शनली 1/5। ठीक है, और फाई किसके समानुपाती होता है? फाई समानुपाती होता है I के। ये इक्वेशन हम लोगों ने पहले हम लोग पढ़ चुके हैं इन चीज़ों के बारे में। ठीक है, तो अब आपको क्या चीज़ याद रखना है कि जहाँ पे ES बटे EP हो रहा है, NS बटे NP हो रहा है, तो वहाँ पर ये क्या है?
ई बी क्या होगा, 1/, उल्टा होगा ना, समानुपाती 1/i के होगा। ठीक है, ई बी समानुपाती क्या होगा, 1/i के। तो ये चीज़ आप लोग याद रखना कि ई बी का उल्टा, यहाँ ई एस का उल्टा क्या आ रहा है भाई, आई एस। ठीक है, आई एस बटे आई पी। कोई चीज़ हम लोग लॉजिक बना के याद रखेंगे, इसमें इसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये चीज़ हम लोगों ने एक सिर्फ लॉजिक बना के याद रखी है कि कैसे इसको याद रखना है। आशा करता हूँ कि समझ आया होगा आप लोगों को। अब एक चीज़ आप लोग याद रखना कि कोई भी अगर मान लो ट्रांसफॉर्मर होगा, ठीक है, तो उसकी सेकेंडरी वाइंडिंग में कभी भी प्राइमरी वाइंडिंग से ज़्यादा शक्ति विकसित नहीं होगी, पावर नहीं बनेगी। ठीक है, याद रखना। अगर मान लो मैक्सिमम क्या हो सकता है, मैक्सिमम हो सकता है पी पी इक्वल टू पी एस, यानी कि प्राइमरी वाइंडिंग में जो पावर होगी और सेकेंडरी वाइंडिंग में जो पावर होगी वो बराबर हो सकती है। और ये पावर बराबर किस में होगी, सिर्फ आइडियल ट्रांसफॉर्मर में, आइडियल ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, बाकी क्या होगा, हर ट्रांसफॉर्मर के अंदर क्या होगा कि भाई जो पीपी में शक्ति बनेगी वो हमेशा ही ज़्यादा होगी पीएस से। ठीक है, पीपी में हमेशा क्या होगी, ज़्यादा होगी, और पीएस में क्या बनेगी, सेकेंडरी वाइंडिंग में जो शक्ति बनेगी वो कम होगी, और प्राइमरी में जो शक्ति बनेगी हमेशा ही वो क्या बनेगी, ज़्यादा बनेगी। ये चीज़ याद रखना। अब एक चीज़ और आ जाती है इम्पीडेंस को लेके। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर की इम्पीडेंस रेशियो, एक चीज़ और आ जाती है ट्रांसफॉर्मर की इम्पीडेंस रेशियो। पूरी समीकरण आप लोगों को यही याद रखनी है जो हम लोगों ने करी है। जैसे मान लो ये समीकरण मैंने बना दी, इम्पीडेंस क्या होता है, इम्पीडेंस होता है जेड। ठीक है, और इम्पीडेंस का मात्रक क्या होता है, ओम ही होता है। ठीक है, तो अब आप इम्पीडेंस को कैसे लिखोगे, तो इम्पीडेंस अगर आप लोग बराबर करोगे तो जिस हिसाब से क्या हो रहा है, करंट बराबर हो रहा है, ठीक है, उसी हिसाब से क्या होगा, इम्पीडेंस बराबर होगा, यानी कि जेड पी बटे जेड एस। ठीक है, ये इम्पीडेंस के लिए आ जाएगा, सॉरी हाँ, प्रतिरोध के समानुपाती है ना, तो जेड एस अपॉन जेड पी। ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी भाई, याद रखना इस चीज़ को। ये पूरी की पूरी समीकरण बनती है जब इम्पीडेंस और इसके साथ क्या हो जाता है, इंटरकनेक्ट होता है। और अगर ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो की अगर मैं बात करूं तो सिर्फ इतनी चीज़ है, और अगर ट्रांसफॉर्मर का इम्पीडेंस रेशियो अगर आप लोगों से और पूछ ले, ठीक है, तब ये चीज़ आएगी कि जेड एस बटे जेड पी आ जाएगी। आशा करता हूँ कि समझ आ गई होगी आप लोगों को। और ये चीज़ आप लोग निकालोगे कैसे, जैसे हम लोगों ने चीज़ क्या निकाली है भाई, हम लोगों ने निकाली है पी एस इक्वल टू पी पी इक्वल टू क्या निकाली है, पी एस। और पी इक्वल टू क्या होता है, पी इक्वल टू होता है आई स्क्वेयर आर। ठीक है, न्यूमेरिकल्स भी आप लोगों को मैं करवा दूंगा सारे के सारे। आई स्क्वेयर आर होता है, आर की जगह हम लोगों ने क्या यूज़ किया है, इम्पीडेंस यूज़ किया है। तो आई स्क्वेयर और आर की जगह क्या लिया है, जेड पी इक्वल टू क्या है, आई स्क्वेयर जेड एस। ठीक है, ये चीज़ दोनों ने क्या लिख दी, अपन ने इस जगह पे लिख दी। जैसे मान लो पी एस की अगर बात, पी पी की अगर मैं बात करूँ तो पी पी का लिखा है मैंने ये, और अगर पी एस की अगर मैं बात करूँ तो पी एस में क्या आ जाएगा, पी एस इक्वल टू आई स्क्वेयर जेड एस। यहाँ पर भी हम लोग क्या ले रहे हैं, जेड ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने इम्पीडेंस यूज़ करा है। और ओम का नियम कब लगेगा एसी के अंदर, जब हम आर की जगह पर किस चीज़ का यूज़ करेंगे, जेड का। जब आर की जगह पे जेड का यूज़ किया जाता है तो वहाँ पर ओम का नियम लगता है। ठीक है, अब सुना है ना आप लोगों ने कि ओम का नियम जो होता है वो एसी में भी लगता है और डीसी में भी लगता है। तो एसी में कैसे लगता है, डीसी में कैसे लगता है, ये चीज़ अब आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी। आशा करता हूँ कि समझ आ रही होगी चीज़। तो आई स्क्वेयर, आई पी स्क्वेयर बटे आई एस स्क्वेयर करेंगे। जैसे ये आई पी आ गया, ये आई एस आ गया, आई पी स्क्वेयर बटे आई एस स्क्वेयर इक्वल टू क्या आ जाएगा, आगे इसको सोल्व करोगे तो क्या चीज़ आ रही है, जेड एस अपॉन जेड पी। ठीक है, ये चीज़ आ रही है भाई। और अगर मान लो यहाँ से अपन स्क्वेयर हटाएंगे दोनों का, अगर हम यहाँ से दोनों का स्क्वेयर हटाएंगे तो आई पी इक्वल टू आई एस इक्वल टू क्या आ रहा है, यहाँ से स्क्वेयर हटा के इसके ऊपर लगाना है मान लो, तो फिर क्या आ जाएगा, जेड एस बटे जेड पी, जो हम लोगों ने यहाँ पर ये चीज़ निकाली है। तो आई पी बटे आई एस इक्वल टू क्या हो गया, अंडर रूट जेड एस बटे जेड पी। समझ आ गया होगा। अगर किसी को समझ नहीं आया है तो प्लीज़ आप लोग बता दें। तो ये क्या होगा, प्राइमरी वाइंडिंग में इम्पीडेंस और सेकेंडरी वाइंडिंग में इम्पीडेंस, और इम्पीडेंस का जो मात्रक होगा वो क्या होगा, ओम होगा। याद रखना, इम्पीडेंस का मात्रक क्या होता है, ओम। बहुत बार पूछा गया है इम्पीडेंस का मात्रक क्या है। अब ओम किन किन का मात्रक होता है, ये एसी थ्योरी का चैप्टर है। वैसे तो ओम मात्रक होता है एक तो रेजिस्टेंस का, यानी कि प्रतिरोध का। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है।
इम्पीडेंस का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। कैपेसिटिव रिएक्टेंस का मात्रक क्या होता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस। इन सारी चीज़ों का मात्रक क्या होता है भाई, ओम होता है। ये चीज़ आप लोग याद रख लो, अपने माइंड में अच्छे से बिठा लो इस चीज़ को कि इन सारी चीज़ों का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। चलिए अभी आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है जिसको मैं नोट करता हूँ। क्वेश्चंस क्या दे रखा है, चलो इस पे अपन कोई न्यूमेरिकल कर लेते हैं, न्यूमेरिकल पे बात आती है। क्वेश्चन दे रखा है किसी 3 फेज स्टार डेल्टा, किसी 3 फेज, लिखो आप लोग, किसी 3 फेज स्टार डेल्टा 11,400 वोल्ट, 11,000 वोल्ट और 400 वोल्ट, ठीक है। 11,400 वोल्ट, वैसे 11,400 नहीं है, 11,000 डेल्टा के अंदर है, ओ सॉरी डेल्टा स्टार है, ठीक है, डेल्टा स्टार, डेल्टा स्टार है तो 11,000 डेल्टा के अंदर है और स्टार के अंदर क्या बन रही है, 400 वोल्ट बन रही है। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग में, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग में, सेकेंडरी वाइंडिंग में प्रति फेज 40 टर्न है, प्रति फेज 40 टर्न है, ठीक है। प्रत्येक फेज में क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है, 40 दे रखी है। प्राइमरी वाइंडिंग के प्रति फेज टर्न की संख्या ज्ञात करो। तो प्राइमरी वाइंडिंग के प्रति फेज टर्न की संख्या ज्ञात करो, टर्न की संख्या ज्ञात करो। क्या नंबर ऑफ टर्न्स होगी प्रति फेज में, जल्दी से करके बताओ। अभी आप लोगों को मैंने एक फॉर्मूला बताया था, उसी फॉर्मूले से होगा, ठीक है। तो टोटल इक्वल टू, अगर आपको ई निकालना होगा, देखो ई पी क्या दे रखा है इसमें, प्राइमरी प्रति फेज वोल्टेज कितनी दे रखी है, 11,000 वोल्टेज दे रखी है, क्योंकि डेल्टा के अंदर ये अपनी जुड़ी हुई है। समझ आ रही है चीज़ कि ई पी क्या मानना पड़ेगा इसमें, आप लोगों को ई पी मानना पड़ेगा 11,000, ई पी आप लोगों को 11,000 मानना पड़ेगा ये, और ये डेल्टा के अंदर जुड़ी हुई है, ठीक है। अब आपको सेकेंडरी में प्रति फेज निकालना है। देखो एक चीज़ में कितने फेज होते हैं, 3 होता है, तो ई एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 400/√3, ठीक है, √3 हो जाएगा ई एस इक्वल टू, ठीक है। तो अब इसको अगर आप काटा छांटी करते हो तो कितना आता है, √3 से अगर आप लोग काटते हो तो कितना आएगा, स्टार में जुड़ी हुई है, स्टार में क्या हो जाता है, √3 लगेगा, ठीक है। अब और चीज़ क्या दे रखी है, सेकेंडरी प्रति फेज टर्न दे रखी है, ये आ जाएगा 231, और सेकेंडरी प्रति फेज कितनी दे रखी है, सेकेंडरी टर्न प्रति फेज कितनी दे रखी है, 40 दे रखी है भाई। ये चीज़ें आप लोगों को दे रखी है। अभी आप लोगों को क्या चीज़ निकालनी है, एनपी निकालनी है। तो एनपी क्या है, फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको, ES/EP इक्वल टू NS/NP, ये चीज़ बताई थी। अब आप लोग NP निकालोगे तो NP कैसे निकालोगे, NP क्या आ जाएगा, NS × EP/ES, ठीक है, यही फॉर्मूला होगा। किसी को कोई डाउट है तो बता दो, NS × EP/ES, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्यूशन करके देखते हैं भी कितना आता है। NS की वैल्यू यहाँ पर अपने पास कितनी दे रखी है, NS की वैल्यू, चलो जल्दी से कमेंट करके बताओ NS की वैल्यू कितनी दे रखी है। सेकेंडरी में प्रति फेज नंबर ऑफ टर्न्स कितनी दे रखी है, यहाँ पर 40 दे रखी है, और EP कितनी है, EP हमारे पास है 11,000, ठीक है। और ES कितनी दे रखी है, ES कितनी है 231, जो हम लोगों ने यहाँ से निकाली है 231। अब इसको आगे सॉल्व करोगे कितना आएगा, वो आप लोग मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओ कि क्या इसका रिजल्ट आता है। 40 × 11,000/231 कितनी नंबर ऑफ टर्न्स आएगी, ठीक है। प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स पूछिए ना कि प्राथमिक वाइंडिंग में प्रति फेज नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है, तो जल्दी से बताओ कि प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है। और ये स्टेप डाउन प्रकार का ट्रांसफॉर्मर है या स्टेप अप प्रकार का है,
ये भी आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे। चलो जल्दी से कम ऑन फास्ट, एक बार शेयर भी कर दो आप लोग क्लासें, ठीक है। अब मैंने कंटिन्यू क्लासें लगानी स्टार्ट कर दी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और डेली आजकल तो मुझे भी टाइम मिल जाता है अच्छे से, और पढ़ाने में भी बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। बस आप लोग शेयर कर दिया करें, ठीक है। फेसबुक पे भी अपना सेशन चलता है, तो फेसबुक पर आप लोग फन टॉक्स विद विजय वाला पेज जो है मेरा, उसको ज्वाइन कर लें, ठीक है। या एक पेज और है अपना इलेक्ट्रिकल विद विजय, तो उस पर भी क्लासें चलती है अपनी, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ें भाई, और आप लोगों के लिए की जा रही है ये क्लास, आप लोगों के लिए यूपीपीसीएल के लिए बेनिफिशियल है। अब इसमें कितना आएगा अगर इसको काटा छांटी करते हैं तो? हाँ जी बिल्कुल 1905 टन आएगा, 1905 टन, ठीक है। यानी कि प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स कितनी आ गई? 1905, ठीक है। मतलब इस हिसाब से बन गया ये जो मान लो ट्रांसफॉर्मर है जिसके अंदर ये जो नंबर ऑफ टर्न्स है, ये तो प्राइमरी के है, ये तो है 1905, और ये जो नंबर ऑफ टर्न्स है ये कितनी बनी है भाई? ये जो नंबर ऑफ टर्न्स है ये बनी है 40। तो यानी कि ये किस प्रकार का ट्रांसफॉर्मर हो गया? स्टेप डाउन। न्यूमेरिकल से भी आप लोगों को पता लग रहा है कि प्राइमरी वाइंडिंग में क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स 1905 है, और सेकेंडरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स क्या है? ओनली 40 दे रखी है, ठीक है। तो ये तो काफ़ी ज़्यादा क्या बन गया, ये अपना स्टेप डाउन बन गया, ठीक है। अच्छी खासी वोल्टेज को क्या करेगा? ये स्टेप डाउन करेगा। समझ आ गई होगी है आप लोगों को? अभी आप लोगों को एक क्वेश्चन और देता हूँ, आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे कि कितना इसका रिजल्ट आएगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन आज मैं आप लोगों को सॉल्व नहीं कराऊंगा, कल की क्लास में आप लोगों को मैं सॉल्व कराऊंगा। आप लोगों के लिए बस ये मान लो कि होमवर्क है, अब से आपको होमवर्क देना भी स्टार्ट। और अगर आप लोग अब तक मेरे व्हाट्सअप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हो तो वहाँ पे भी जुड़ जाओ। तो ये दे रखा है एक 44 kVA, एक 44 kVA 11,220 वोल्ट, 220 वोल्ट ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी में टर्न, ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी में टर्न, सेकेंडरी में टर्न 25 है, 25 है। प्राइमरी टर्न की संख्या और प्राइमरी टर्न की संख्या और प्राइमरी टर्न की संख्या और प्राइमरी एवं सेकेंडरी वाइंडिंग में प्रवाहित हो रही विद्युत धारा की गणना करो। वाइंडिंग में प्रवाहित हो रही विद्युत धारा की गणना करो। ये चीज़ आप लोगों को फाइंड करनी है भाई, ठीक है। ईपी कितना दे रखा है, आप लोगों को चीज़ें बता देता हूँ क्या क्या चीज़ दे रखी है। ईपी दे रखा है आप लोगों को 11,000 वोल्ट, ईपी इक्वल टू कितना दे रखा है? 11,000 वोल्ट। ईएस दे रखा है आप लोगों को 220 वोल्ट। ये मत बोलना कि गुरुजी आपने आधी चीज़ें बताई है। सेकेंडरी में टर्न ऑफ कितनी है, नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है भाई? 25 है, ठीक है। सेकेंडरी में 25 टर्न है। तो अब आप लोगों को क्या निकालनी है? पहले तो नंबर ऑफ टर्न्स निकालनी है प्राइमरी की। फॉर्मूला पूरा यूज़ करना पड़ेगा अब की बार। ES बटे EP इक्वल टू NS बटे NP इक्वल टू IP बटे IS। पूरा फॉर्मूला अब की बार आप लोगों को यूज़ करना पड़ेगा और निकाल के बताना है। और आपको फाइंड क्या चीज़ करनी है? फाइंड करनी है आप लोगों को कुछ चीज़ें, जैसे यहाँ पर आप लोग NP आप लोगों ने फाइंड कर लिया, ठीक है। एक तो आप लोगों को NP फाइंड करना है, ठीक है। NP फाइंड करने के बाद आपको IP और IS दोनों फाइंड करने हैं, ठीक है। एक IP फाइंड भी करना है और एक IS भी फाइंड करना है, ठीक है। ये तीन चीज़ें आप लोगों को फाइंड करनी है। और मैं चाहता हूं कि जैसे ही वीडियो कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप लोग ये क्वेश्चन सोल्व करें। अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और जैसे ही वीडियो पूरा हो जाता है इसका मुझे कमेंट सेक्शन में उत्तर चाहिए। और अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में उत्तर नहीं देते हो तो भाई कल की क्लास फिर मैं नहीं करूँगा, ठीक है। अगर आप लोग काम नहीं करते तो फिर कल की क्लास नहीं करेंगे आप।
अब आप पे डिपेंड करता है कि आपको आगे पढ़ना है कि नहीं पढ़ना, ठीक है। तो अभी आपको ये काम तो करके लेके आना पड़ेगा, और अगर आप लोग नहीं करके लेके आते काम तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, फिर मैं ना तो आप लोगों को करवाऊँगा ना कुछ और। चलो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, और फॉर्मूला मैंने लिख रखा है, बस आप लोगों को रिजल्ट निकाल के कमेंट सेक्शन में उसका आंसर देना है। और अगर आप कंटिन्यूसली नहीं कर पाते इस चीज़ को तो फिर आगे करवाने का कोई मतलब नहीं है, फिर नाम आगे आप लोगों को करवाऊँगा। चलें आगे बढ़ें। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, अभी आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे ट्रांसफॉर्मर के लॉसेज यानी कि क्षतियाँ। सिंपल सी चीज़ है बिल्कुल, कैसे आप लोगों को निकालनी है निकाल सकते हो। अगर ना आए आप लोगों को तो भी कमेंट करके बताओगे कि गुरुजी नहीं आया, आप करके बताएं। और जो आप लोगों ने कोशिश करी है, कौन कौन बच्चे हैं जो कोशिश कर रहे हैं, तो जो बच्चे कोशिश कर रहे हैं वो मुझे स्क्रीनशॉट फ़ोटो भेजेंगे कि सर हम लोगों ने करने की कोशिश करी थी लेकिन हमसे हो नहीं पाया, ठीक है। अब बात करते हैं ट्रांसफॉर्मर के लॉसेज यानी कि ट्रांसफॉर्मर की क्षतियाँ। लॉसेज ऑफ ट्रांसफॉर्मर, कौन कौन से लॉस होते हैं भाई? दो प्रकार के लॉस होते हैं, एक तो होता है लोहा क्षति या इसको बोलते हैं आयरन लॉस, ठीक है। और एक होता है ताम्र क्षति, इसको बोला जाता है कॉपर लॉस, ठीक है। कॉपर लॉस क्या होता है और ये दूसरा लॉस जो होता है वो कौन सा होता है वो भी बताऊंगा। तो ये जो कॉपर लॉस होते हैं, ठीक है, इनको तो बोला जाता है आई स्क्वायर आर लॉस, इनको आई स्क्वायर आर लॉस भी बोला जाता है, ठीक है। और ये जो ताम्र क्षति होती है ये दो प्रकार, लोहा क्षति होती है ये दो प्रकार की होती है, लिख लेते हैं चलो। लोहा क्षति के दो प्रकार होते हैं, लोहा क्षति, टू टाइप्स ऑफ लोहा क्षति। एक तो होती है हिस्टेरेसिस क्षति, ठीक है, हिस्टेरेसिस लॉस बोल सकते हैं इसको। और दूसरी होती है अपनी एडी करंट लॉस, दो प्रकार के लॉस होते हैं, ठीक है। और ये जो लोहा क्षति होती है ये क्या होते हैं? ये फिक्स लॉस भी होते हैं। और कल हमारे साथ गवर्नमेंट आईटीआई के स्टूडेंट भी जुड़े हुए थे दिल्ली से, ठीक है, दिनेश सर के स्टूडेंट, जो गवर्नमेंट आईटीआई में दिनेश सर पढ़ाते हैं उनके स्टूडेंट भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो वो बच्चे भी कमेंट करके बताएं कि आपको क्लासें कैसी लग रही है। आप गवर्नमेंट आईटीआई के स्टूडेंट हो, रेगुलर हो, प्राइवेट आईटीआई वाले तो कॉलेज कम ही जाते हैं, उनका तो पता नहीं, लेकिन गवर्नमेंट आईटीआई के जितने भी स्टूडेंट जुड़े हैं प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताओ कि आपको क्लासें कैसी लगी, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। लॉकडाउन में आपको घर बैठे क्लासें मिल रही है ऑनलाइन, ठीक है। और पलवल से भी कुछ बच्चे जुड़े हुए थे जिनके साथ क्लासें शेयर की है, हिंदुस्तान प्राइवेट आईटीआई के स्टूडेंट थे, तो प्लीज़ आप लोग शेयर कर दिया करें। और थार आईटीआई अनूपगढ़ के भी स्टूडेंट काफ़ी जुड़े हुए हैं, हाँ जी बिल्कुल, थार आईटीआई के भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं अनूपगढ़ से। तो जितने भी स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं जिनका मुझे पता है, ठीक है, आप कहाँ से पढ़ रहे हो, क्या कुछ कर रहे हो, उसका भी आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और कुछ मेरे स्टूडेंट्स हैं जो मेरे साथ दुरीना ऐप पे भी पढ़े हुए हैं पहले के, ठीक है, वो बच्चे भी यहाँ पे हैं, अपने वीडियोस देखते हैं, तो आप लोग शेयर भी कर दिया करें, ठीक है। अपनी फैमिली को थोड़ा सा बढ़ाते हैं, बच्चे ज़्यादा जुड़ेंगे और आप लोगों को कैसी चीज़ें लगती है वो भी आप लोग बता दें, ठीक है। देखो अब हिस्टेरेसिस क्षति और एडी करंट लॉस, ठीक है, ये चीज़ क्या होते हैं? जैसे मान लो कि हिस्टेरेसिस क्षति को हम कम करने के लिए क्या कर लेते हैं, सिलिकॉन स्टील की पत्तियां यूज़ करते हैं। किस चीज़ की पत्तियां यूज़ करते हैं? चलिए बताइए, किस चीज़ की पत्तियों का यूज़ किया जाता है हिस्टेरेसिस लॉस को कम करने के लिए?
अब हिस्टैरिसीस लॉस होता क्या है, एक तो ये चीज़ समझो कि जैसे ही मान लो हम लोगों ने क्या है, ये ट्रांसफॉर्मर है, इसके अंदर हम लोगों ने क्या किया, सप्लाई दे दी, ठीक है। एक ये वाइंडिंग है, एक ये वाइंडिंग है, और ये पत्तियां बनी हुई है, ठीक है। पत्तियों को पतली पतली काट के उनको लेमिनेटेड करके फिर उनको रिवीट करके बनाया जाता है, ठीक है। तो ये जो पत्तियां है, इसको मैंने क्या कर लिया, जोड़ दिया, जितनी भी पतली पतली पत्तियां हैं उस पर लेमिनेट कर दिया उनको और आपस में इनको जोड़ दिया, और अब इन पे मैंने क्या कर दी, वाइंडिंग कर दी। अब क्या करते हैं, जैसे ही मान लो इसके अंदर मैंने क्या किया, करंट फ्लो किया, तो इसके अंदर क्या बनेगा, एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ठीक है। तो एक बार क्या होगा, ये मैग्नेटिक बनेगी और एक बार नहीं बनेगी, एक बार बनेगी एक बार नहीं बनेगी। जब ये कंडीशन होगी तो इन पत्तियों के अंदर क्या होगा, लॉस होगा, ठीक है। बार बार चुंबकित और विचुंबकित होने के कारण जो शक्ति की खपत होगी उसको क्या बोला जाता है, हिस्टैरिसीस लॉस बोला जाता है। दूसरा है एडी करंट लॉस। एडी करंट लॉस क्या होता है, एडी करंट लॉस ये हो जाता है कि जैसे ही मान लो ये पत्तियां क्या करेगी, बहुत ज़्यादा गर्म करेगी, ठीक है। ये क्या करेगी, जैसे ही इनमें हम लोगों ने क्या कर दिया, करंट दे दिया, हाँ जी, शेयर करते रहें, साथ में शेयर करते रहें, साथ में शेयर करते रहें आप लोग, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आ जाता है कि भाई ये जब क्या होगी, गर्म होगी, तो गर्म होने के कारण इसमें क्या होगा, लॉस होता रहेगा, गर्म होगी तो भी इसमें क्या होगी, क्षति होती रहेगी। तो अब हिस्टैरिसीस लॉस को कम करने के लिए क्या किया जाता है, हिस्टैरिसीस लॉस को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इन पत्तियों को पतला पतला काटा जाता है और एक विशेष धातु का यूज किया जाता है। वहीं पर अगर एडी करंट लॉस की बात करें, भाई एडी करंट लॉस को कम कैसे करेंगे, तो इसके लिए उसके ऊपर क्या किया जाता है, लेमिनेटेड कर दिया जाता है, लेमिनेशन, ठीक है। तब उसके ऊपर क्या कर दिया जाता है, लेमिनेशन कर दिया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, उसका एडी करंट लॉस भी खत्म हो जाता है। और ये लॉस क्या होते हैं, फिक्स लॉस, ठीक है। फिक्स लॉस तो मैंने बता दिया कि ये लॉस क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, चेंज नहीं होते। दूसरा है ताम्र क्षति लॉस, यानी कॉपर लॉस बोलते हैं इनको। और ये जो एडी करंट लॉस है, इनको भंवर धारा भी बोला जाता है, भंवर धारा हानि। और हिस्टैरिसीस लॉस आप लोगों को लिखा मिल जाएगा, शैथिल्य हानि, ठीक है, शैथिल्य हानि। हिस्टैरिसीस लॉस की जगह आपको शैथिल्य हानि भी लिखा मिल सकता है, और एडी करंट लॉस की जगह आप लोगों को भंवर धारा हानियाँ भी मिल सकती है। और कॉपर लॉस क्या होते हैं, चेंज होने वाले लॉस होते हैं, ठीक है। कॉपर लॉस क्या होते हैं, चेंज होने वाले होते हैं। और ये पैदा किसके कारण होते हैं, कॉपर लॉस, जो वाइंडिंग का रेजिस्टेंस होगा ना, वाइंडिंग का जो प्रतिरोध होगा, ठीक है, उसके कारण जो लॉस पैदा होंगे वो क्या कहलाएंगे, कॉपर लॉस कहलाएंगे, ठीक है। जो क्या करेंगे, जैसे ही हम लोगों ने लोड बढ़ाया तो लोड बढ़ने के साथ वो लोग बढ़ जाएंगे, क्योंकि लोड बढ़ाएंगे उसका तो उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, और जब रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो कॉपर लॉस भी क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, ठीक है। और इसकी गणना अगर बात करें कि टोटल ताम्र क्षति की गणना आप लोग कैसे करोगे, तो I² SRS, ठीक है, प्लस I² PRP इक्वल टू क्या हो गया, टोटल कॉपर लॉस, ठीक है। तो ये क्या है, टोटल कॉपर लॉस फाइंड करने का फॉर्मूला है। आप लोग आराम से लिख लें, अच्छे से, आप लोगों को जिस हिसाब से समझ आ जाती है, ठीक है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। कल हम बात करेंगे कि ट्रांसफॉर्मर की क्षतियों का मान कैसे ज्ञात करेंगे। ट्रांसफॉर्मर के अंदर जैसे लॉस हो रहा है, लोहा क्षति हो रही है, ताम्र क्षति हो रही है, तो हमें कैसे पता लगेगा कि कितना आयरन लॉस हो रहा है और कितना कॉपर लॉस हो रहा है, और कौन सा लॉस फाइंड करने के लिए हम कौन से मेथड का यूज़ करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ITI के स्टूडेंट हो तो भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये किस सेमेस्टर के अंडर में आता है ये भी प्लीज़ आप लोग मुझे बताएं, क्योंकि जब हम लोग पढ़ते थे तो उस टाइम पे तो एक ही सेमेस्टर होता था बस पूरी सेशन का। तो ट्रांसफॉर्मर कौन से सेमेस्टर के अंडर में आता है ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं, ठीक है जी। चलिए, आशा करता हूं कि आज की क्लास आप लोगों को समझ आई होगी। कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो कल की क्लास में भी आप लोग जुड़े रहें और थोड़ा थोड़ा मैटर करेंगे तो आपके माइंड में भी वो सारी चीज़ें आ जाएगी। तो कंपटीशन एग्ज़ाम जितने भी स्टूडेंट्स देंगे उन लोगों के लिए ये फ़ायदेमंद चीज़ है, तो शेयर कर दिया करें आप लोग। और आप सभी का दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद।